हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एचसी वर्मा सर की बुक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुका हूँ और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। डेली हम 3 क्वेश्चन क्लास 11th के चैप्टर्स के हिसाब से कवर करते हैं और डेली 5 क्वेश्चन क्लास 12th के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट एचसी हमारे साथ डिस्कस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आगे कंटिन्यू रखें वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे यहाँ पर दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ। सबसे पहले पार्ट में ए पार्ट में हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो अंडर रूट ऑफ उस वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, है ना। आई वाले का कोफिशिएंट प्लस जे वाले का कोफिशिएंट, और अगर के कैप होता तो उसका कोफिशिएंट भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाता। तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आपको ये तरीका याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25। रूट 25 की वैल्यू मिलेगी मुझे 5 यूनिट। तो पहला आंसर मुझे मिला 5 यूनिट। अब बी पार्ट में मुझसे क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फिर से वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 यूनिट अगेन, ठीक है। अब सी पार्ट में मुझसे क्या गया है? तो सी पार्ट में मुझसे बोला गया है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है आपको। किसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है? ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ए प्लस बी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का तरीका क्या होगा? ए वेक्टर यानी कि 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर हम दोनों को ऐड करें तो देखो आई वाले चीजें आई वाले में ऐड होंगी और जे वाली चीजें जे वाले में ऐड होंगी। तो अगर मैं आई की बात करूं तो 4 प्लस 3 7 आई कैप, और जे का यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 प्लस 4 अगेन 7 जे कैप। तो अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जिसको अगर मैं सोल्व करूं तो कितना बनेगा? 49 प्लस 49। इसको मैं कह सकता हूं 2 इंटू 49। तो 49 का रूट यानी कि 7 बाहर आ जाएगा, 7 रूट 2 यूनिट। सी का आंसर मुझे मिला 7 रूट 2 यूनिट। डी पार्ट में मुझसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? जरा आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद जब मैं आगे कराऊंगा वीडियो में तो आप अपना आंसर मैच करेंगे। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड आउट करना होगा। तो ए माइनस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ए माइनस बी यानी कि ए वेक्टर 4i कैप माइनस प्लस 3j कैप माइनस बी वेक्टर, इट मीन्स की 3i कैप प्लस 4j कैप। अब क्या करना होगा? आई वाले में से आई वाला माइनस करना होगा। इट मीन्स की 4 माइनस 3 दैट इज 1। 1 को हम लिखते नहीं है तो सिंपली क्या आ जाएगा? आई कैप। 3 माइनस 4 कितना मिलेगा? -1, इट मीन्स की माइनस जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए अगेन इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स की 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट क्या होगा? -1। +1 नहीं देंगे इस बार क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है। तो जे का कोफिशिएंट कितना दिया जाएगा? -1। तो -1 का स्क्वायर अगेन कितना मिल जाएगा? 1 प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो कितना मिल जाएगा? रूट 2 यूनिट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, और 4 के सभी आंसर्स यहाँ आ गए हैं। आई होप की क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, OA, BC एंड DE, और इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है। सबसे पहले तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो अगर इस तरीके से आपको
वेक्टर दिए गए हों जिनमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है। अगर मैं ओ ए वेक्टर की बात करूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 मीटर, और जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया गया है, वाई एक्सिस के साथ दूसरे एक्स एक्सिस के साथ दूसरे वेक्टर का एंगल भी दिया गया है, और डीई वेक्टर का मतलब सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और उसके एक्सिस के साथ एंगल्स भी दिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे रिजल्टेंट पता करना हो तो काफी इजी हो जाता है। सबसे पहले हमें इसके कंपोनेंट्स करने होंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले ओ ए का कंपोनेंट फाइंड आउट करना होगा। क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ ओ ए, कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर। अगर मैं ओ ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट पता करता हूं तो इसको मैं x1 नाम दे सकता हूं, और x1 कितना मिलेगा, तो देखो ओ ए वेक्टर का पता करना है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये देखना होगा कि ओ ए वेक्टर ने किस एक्सिस के साथ एंगल बनाया है। तो ओ ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, कितना बनाया है, 30 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के साथ ही अगर एंगल है और एक्स वाला ही कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है तो साथ में कोस थीटा आ जाता है। तो इस ओ ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, दैट इज x1 की वैल्यू होगी, यानी कि ओ ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में अगर मैं देखूंगा तो कितना बनेगा, 2.0 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कितना बचा, √3 यूनिट। x1 की वैल्यू मुझे मिली √3 यूनिट। अब वैसे ही मैं ओ ए वेक्टर का y एक्सिस में कंपोनेंट पता करूंगा जिसको मैं y1 नाम दे सकता हूं। अब ओ ए वेक्टर का जो एंगल है मुझे किसके साथ पता है, x एक्सिस के साथ, लेकिन मुझे कंपोनेंट किस में चाहिए, y एक्सिस में। तो क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। तो y1 यानी कि ओ ए वेक्टर का y एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो होगा 2.0 इंटू साइन 30। देखो जिस एक्सिस के साथ एंगल पता होता है अगर उसी एक्सिस में कंपोनेंट पता करना है तो कोस यूज होता है, और उसके दूसरी वाली एक्सिस में अगर पता करना होता है तो उसका साइन यूज होता है। तो y1 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 2 इंटू 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, y1 इक्वल्स टू कितना मिला, 1 यूनिट। वैसे ही बाकी बचे हुए कंपोनेंट्स भी हमें फाइंड आउट कर देने हैं। अब अगर मैं BC के कंपोनेंट्स पता करूं तो इसको मैं x2 नाम दे सकता हूं। अब दोबारा से वही है ना। अच्छा एक चीज और, ये जो कंपोनेंट आएगा x1 ये किधर आएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और y1 जो आएगा वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं BC के कंपोनेंट की, x एक्सिस में किधर आएगा, नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि इधर आएगा ये कंपोनेंट, है ना। तो BC का जब मैं x फाइंड आउट करूंगा यानी कि BC का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट पता करूंगा तो वहां क्या लेना होगा मुझे, माइनस साइन ले लूंगा मैं। तो x2 इक्वल टू कितना मिलेगा, या तो आप माइनस साइन ले लीजिए या यहां लिख दीजिए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसका कंपोनेंट कितना होगा, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब वैसे ही मुझे x2 पता करना है तो x2 का कितना होगा, 1.5 इंटू कॉस 60, क्योंकि x एक्सिस के साथ ही मुझे कंपोनेंट पता करना है और x एक्सिस के साथ ही मुझे एंगल दिया गया है। कितना मिलेगा, 1.5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, दैट इज 0.75 यूनिट। किस डायरेक्शन में, तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर मुझे पता करना हो BC वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो एंगल तो मुझे कोस एक्स एक्सिस के साथ पता है, तो मुझे क्या लेना होगा, साइन 60। तो y2 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1.5 इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगा 0.75 √3/2। लेकिन ये किधर आएगा, तो देखो y एक्सिस के डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हल्का सा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो y एक्सिस में इसका कंपोनेंट कहाँ आएगा, पॉजिटिव y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y में, ठीक है। तो अगर DE के आपको फाइंड आउट भी करने हैं तो x3 कितना मिलेगा, अगेन पूरा का पूरा वेक्टर ही y एक्सिस में है, तो x एक्सिस में तो इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। या तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए
या आपको पता है कि भाई एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो कितना होगा 1.0 इंटू cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो अगेन x3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अगर मुझे y3 पता करना हो तो y3 मतलब थर्ड वाले DE वेक्टर का y एक्सिस में कंपोनेंट कितना होगा 1.0, क्योंकि पूरा ही वेक्टर y एक्सिस में है, तो 1.0 मीटर। तीनों वेक्टर्स के x और y वाले कंपोनेंट्स मुझे पता लग गए। तो अगर मैं बात करूं तो बी पार्ट मेरा सोल्व हो गया। ए पार्ट सोल्व करने से पहले ऑटोमेटिकली बी पार्ट सोल्व हो चुका है, क्योंकि बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स हमें पता करने हैं। ठीक है, तो अभी रिजल्टेंट के तो एक्स और वाई नहीं आए हैं, लेकिन डिफरेंट वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट हमें पता करना हो तो क्या करेंगे? चलिए यहां तक समझ आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे समझाता हूं मैं। क्या लिखूंगा? रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, जिसको हम समीशन एक्स भी कह सकते हैं, कितना होगा? तो √3 पॉजिटिव में, 0.75 नेगेटिव में, और 0 यूनिट, तो थर्ड वाले का तो कुछ होगा ही नहीं, सीधी सीधी सी बात है। तो अब अगर मैं बात करूं तो दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक पॉजिटिव एक्स में, एक नेगेटिव एक्स में। तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, बड़ा कौन है √3। तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमेशा क्या होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करते हैं। और अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ माइनस साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, माइनस और प्लस जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, जो नेगेटिव डायरेक्शंस में है, जैसे ये वाई डी का जो वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है अगर, तो इसके आगे आप चाहें तो यहाँ माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब अगर मुझे समीशन ऑफ एक्स यानी कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट अगर पता करना हो तो क्या करूंगा, √3, या ऐसे लिख दो कि x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 क्या है √3 प्लस x2 क्या है माइनस के 0.75। यहां आप हाईलाइट कर सकते हैं कि हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट द कंपोनेंट इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 प्लस माइनस 0.75। सोल्व करेंगे कितना बनेगा, 13 में से 5 माइनस किए 8 बचे, एंड 16 में से 7 माइनस करेंगे कितना बनेगा 9 बनेगा। तो 0.98 यूनिट मिलेगा हमें समीशन ऑफ एक्स। और वही अगर मैं बात करूं समीशन ऑफ वाई की, अच्छा x3 तो 0 है तो वो लिख भी सकते हैं आप। समीशन ऑफ y में क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3। y1 कितना है, अब मैं इनको इरेज कर देता हूं, y1 कितना है, y1 है 1 यूनिट, प्लस y2 कितना है, y2 है 0.75 इंटू √3, 0.75 इंटू √3, प्लस y3 कितना है माइनस 1.0। अब इसको सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व करके मिलेगा 1.29 पूरे को। ठीक है, तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ गया 0.98 यूनिट और y कंपोनेंट आ गया 1.29 यूनिट। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं बी पार्ट का आंसर आ चुका है, क्योंकि बी पार्ट में रिजल्टेंट का x कंपोनेंट पूछा है और y कंपोनेंट पूछा है। तो ए वाला सोल्व करने से पहले हमारा ऑटोमेटिकली बी पार्ट सोल्व हो गया। ठीक है, अगर बुक में आंसर चेक करोगे तो इसको 1.3 दिया गया है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.3 ही आएगा। 1.29 को आप अप्रोक्सीमेट 1.3 लिख सकते हैं अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो। ठीक है, तो बी वाले पार्ट का आंसर आ चुका है। जिन बच्चों को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब फर्स्ट वाले में पूछा है इन तीनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो अगर तीनों के रिजल्टेंट निकालना है मुझे, तो मुझे ये तो करना ही होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट तो फाइंड आउट करना ही होगा। उसके बाद सीधे रिजल्टेंट का
मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो वो होता है समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, 0.98 का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वाई क्या होगा, 1.29 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करके मिलेगा 1.62 मीटर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.6 मीटर लिख सकते हैं, जो कि बुक में आंसर दिया गया है। तो मेरा ए पार्ट सोल्व हो गया, बी पार्ट सोल्व हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। अब सी पार्ट में हमसे कह रहा है द एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का एंगल बताइए एक्स एक्सिस के साथ कितना बनेगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे सोल्व कराता हूं। अब अगर मैं मान लूं कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, सपोज कीजिए ये समीशन ऑफ एक्स है और ये समीशन ऑफ वाई है ना। एक्स कंपोनेंट इधर आएगा और वाई कंपोनेंट इधर आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ आएगा। मान लीजिए रिजल्टेंट ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, अल्फा एंगल। तो यही एंगल तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये भी किसके इक्वल होगी, समीशन ऑफ वाई के इक्वल, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होती है। तो सीधे सीधे अगर मैं ट्राइंगल से पता करूँ तो tan अल्फा इक्वल टू कितना मिलेगा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो समीशन ऑफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एक्स। और अगर ये ट्राइंगल वाला खेल आपको समझ नहीं आया है तो आप सीधे याद भी रख सकते हो कि अगर मुझे एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता करना होगा तो सीधे फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एक्स। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू मिलेगा समीशन ऑफ वाई इज 1.29 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स दैट इज 0.98। अब इसको सोल्व कर देते हैं और सोल्व करके हमें मिल जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 1.31 दैट इज अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1.31। अब आप लोग कहेंगे कि सर बुक में तो आंसर दिया हुआ है tan इनवर्स 1.32 है ना। तो अगर मैं यहाँ समीशन ऑफ y की वैल्यू को 1.3 ले लूँ, जो कि अप्रोक्सीमेट बुक में दिया गया है, तो आपका आंसर 1.32 मिल जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में मुझसे क्या है कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी। ए का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और बी का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है। और फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं ए बी सी। तो ए पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। तो बताइए ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया गया है, एंगल पूछा है, तो सीधे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का यूज होता है। क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इसको मैं ए के मैग्नीट्यूड को सिंपली ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बी के मैग्नीट्यूड को सिंपली बी लिख सकता हूँ, आर के मैग्नीट्यूड को सिंपली आर लिख सकता हूँ। उसी फॉर्म में मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। तो आर की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। तो अब मुझे थीटा को फाइंड आउट करना है, तो थीटा को अंडर रूट के बाहर निकालना होगा। तो मैं क्या करूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं। तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 3 जा 6 4 जा 24 cos थीटा 1 इक्वल्स टू 9 प्लस 16 25 प्लस 24 cos थीटा। तो अब अगर यहां पर मैं देखूं तो 24 cos थीटा इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 1 माइनस 25, 24 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 24। तो यहां से
24 को अपॉन में पहुंचा देंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू मुझे मिलने वाला है -1। और कॉस में -1 वैल्यू किसकी होती है, तो कॉस में -1 वैल्यू होती है 180 की। तो थीटा इक्वल टू कितना मिलने वाला है मुझे 180 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, कितना आया 180 डिग्री। वैसे भी आप सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हो कि अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के इक्वल है, डिफरेंस यानी कि माइनस करके देख लो, 4 - 3 1, तो 1। अगर डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, तो 100% उन दोनों वेक्टर्स का जो बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री ही आएगा। याद रखना, अगर डिफरेंस के इक्वल आ रहा है तो कितना रहेगा एंगल, 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट में हमें जो मैग्नीट्यूड दिया गया है रिजल्टेंट का वो 5 यूनिट बोला गया है। कितना बोला गया है, 5 यूनिट रिजल्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, फिर से दोबारा वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, r इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहां से अगर मैं पता करूं 5 इक्वल टू √3² + 4² प्लस 2 × 3 × 4 cos थीटा। अब दोबारा से वही स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 जा 6, 4 जा 24 cos थीटा। अब 25 इक्वल टू 9 + 16 कितना बनेगा, 25 + 24 cos थीटा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 24 cos थीटा ये बनेगा 25, इधर आकर के -25, दैट इज 24 cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू कितना मिला, 0। और cos में 0 वैल्यू किसकी होती है, 90 डिग्री की, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो जब भी इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई हो पा रही है, तो इट मींस कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और दोनों वेक्टर्स के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इन तीनों में देखूं तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो या तो आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लीजिए या सीधे इस फॉर्मूला की हेल्प से थीटा फाइंड आउट कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट जिसमें कहा गया है कि रिजल्टेंट के जो मैग्नीट्यूड है वो 7 यूनिट होगा, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर देखते हैं आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। चलिए इसमें सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही बता देता हूं। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एडिशन के इक्वल है, यानी कि 3 + 4 = 7। तो अगर मैं दोनों वेक्टर्स को सीधे सीधे ऐड कर रहा हूं तो वो मुझे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल मिल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 आती है। हमेशा याद रखो, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है तो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, 100% श्योर है कि 0 डिग्री ही बनेगा। बाकी सोल्व करके भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला होगा r = a² + b² + 2ab cos थीटा। r की वैल्यू है 7 = √3² + 4² प्लस 2 × 3 × 4 cos थीटा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, 49 = 3² 9 + 4² 16 + 24 cos थीटा। तो यहां से 49 = कितना मिलेगा, 25 ऐड करके 9 + 16 + 24 cos थीटा। 25 को इधर भेज देंगे, कितना बनेगा, 49 - 25 = 24 cos थीटा। 49 - 25 कितना मिलेगा, 24। 24 = 24 cos थीटा। 24 को इधर डिवाइड में भेजेंगे तो मुझे cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1। और cos की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 0 होता है। तो सोल्व करने पर भी मुझे पता लगा कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। और आप शॉर्ट ट्रिक से भी इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना था क्वेश्चन नंबर
4, 5 एंड 6 जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डाउट सॉल्विंग करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग भी हमारे साथ जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन हो पाएँ और हमारा मोटिवेशन इंक्रीज हो।